क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए ये अगला चैप्टर है केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर 5वां है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, ऑफ मतलब होता है का, एलिमेंट मतलब तत्व, अर्थात तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए तत्वों का वर्गीकरण पहले जानेंगे, तत्व क्या होते हैं, उसके पश्चात उनका वर्गीकरण जानेंगे। तो आप सब 9th से पढ़ते आ रहे हैं तत्व का डिफिनेशन, तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए पहला इजी डिफिनेशन पढ़ेंगे, प्राचीन डिफिनेशन तत्व का। तत्व का जो प्राचीन डिफिनेशन होता है कौन बताएंगे अभी, प्राचीन परिभाषा। तो देखिए पहला नंबर जो प्राचीन परिभाषा उसमें यह कहा गया था कि समान प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करती है, अर्थात जब दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलती हैं तो एक तत्व का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु। डिफिनेशन ना लिखना, लिख लेंगे आप सब, दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तत्व का, मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। पहला कंडीशन, लेकिन तो जब सन 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बायल, उन्होंने अपना डिफिनेशन स्वयं खुद का दिया था, रॉबर्ट बायल। और रॉबर्ट बायल के रिगार्डिंग तत्व का परिभाषा क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। यानी रॉबर्ट बायल जो थे वो 1861 ईस्वी में डिफिनेशन दिया था, इन्होंने बताया था कि तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है, वह शुद्ध द्रव्य होता है जिसे दो या दो से अधिक, जिसे रासायनिक लिख दीजिए, रासायनिक विधियों या भौतिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों या भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता, कुल मिला जुला कह सकते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। यह डिफिनेशन हो जाएगा। अब देखिए रॉबर्ट बायल ने दिया था 1861 ईस्वी में, रॉबर्ट बायल का रिगार्डिंग था। और देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक हो गया, ध्यान समझिए। पहले वर्गीकरण क्या होता है, तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, तत्वों का वर्गीकरण ये क्या होता है। तो देखिए वर्गीकरण मतलब विभाजित करना, यानी वर्गों में बांटना, वर्गों में बांटना। वर्गों में बांटने का तात्पर्य है, जैसे प्राचीन काल में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, 10, 11, 12 तत्व एलिमेंट खोजते हैं, 13 थे, उसके बाद 56 हुए, ऐसे 63 हुए, तब जाकर 118 तत्व आज हैं। तो धीरे धीरे जो प्राचीन काल में थी तत्वों की संख्या कम था तो उन्हें याद करना बहुत आसान था, परंतु जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ते गया वैसे इनको याद करना जटिल होता गया, यानी कि इनका अध्ययन और याद करना दोनों जटिल होता गया। अब मान लीजिए 10-20 विद्यार्थी क्लास में है तो उनका नाम याद कर सकते हैं, परंतु जब 100 विद्यार्थी आ जाएंगे तो रजिस्टर बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से तत्वों के लिए किया गया, तत्वों के लिए क्या किया गया, जब 10-20 तत्व थे तो आसानी पूर्वक याद कर लिया गया था, परंतु जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई तो इनको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, यानी कि इनको अलग करना, अलग करके कैसे हम आसानी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, इसे हम अपने पढ़ने में सुविधाजनक बना सकते हैं, तो उसके लिए इसका वर्गीकरण किया गया। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, तो आप बताएंगे तत्वों को समूहों या वर्गों या आवर्तों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। बता देंगे तत्वों को वर्गों या समूहों या आवर्तों में बांटने की प्रक्रिया, में विभाजित करने की प्रक्रिया, बांटने की प्रक्रिया बता सकते हैं। विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया तत्वों का वर्गीकरण कहलाती है। और देखिए तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक हो गया, आवश्यकता इसी का है पड़ी, आवश्यकता। तो देखिए प्राचीन काल में तत्वों की संख्या क्या थी, कम थी, तो यहाँ पहला स्टेप ये लिख, प्राचीन काल में तत्वों की खोज, कम ही तत्वों की खोज थी,
कम ही तत्वों की खोज हुई थी। देखिए आवश्यकता क्यों पड़ा इसका, तो आप बताएंगे प्राचीन काल में तत्वों की संख्या क्या थी, अत्यंत कम थी, बहुत कम थे। और देखिए जब जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, इतना थोड़ा भाषा बना देंगे, जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, देखिए जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई और इनकी संख्या अधिक होती गई, बीच में ना बोलिए, बार बार कह रहे हैं, इनकी संख्या अधिक होती गई, तो अधिक होती गई तो देखिए इनको याद करना और इनको पढ़ने में असुविधा होने लगी, यानी याद रखने में और दूसरा लिखने पढ़ने में असुविधाजनक, पढ़ने व लिखने में असुविधाजनक होने लगी, लिखने में असुविधाजनक होने लगा। तो इसलिए क्या करना पड़ा, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, यानी तत्वों को बांटा गया कि कैसे इसे जटिलता से इसे सरलता की ओर लाकर याद कर सकते हैं। तो मान लीजिए 10-20 तत्व थे तो आप आसानी से याद कर सकते थे उनका नाम, परंतु जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो उन्हें याद करने के लिए उनका वर्गीकरण करना अति आवश्यक हो गया। तो देखिए अब वर्गीकरण कैसे किया गया, तो प्राचीन वर्गीकरण पहले पढ़ेंगे, प्राचीन काल का वर्गीकरण, काल में वर्गीकरण। तो देखिए प्राचीन काल में वर्गीकरण कैसे किया गया, तो उन्होंने पहला धातु और अधातु के आधार पर किया। पहला कैसे, धातु एवं अधातु के आधार पर। प्राचीन जो रसायनज्ञ थे वो धातु एवं अधातु के आधार पर करने लगे हैं, इसके आधार पर किए वर्गीकरण तत्वों का के आधार पर। तो देखिए जब धातु और धातु के आधार पर करने लगे तो 10-20 एलिमेंट तब खोज हुए थे, 13 एलिमेंट खोज हुए थे। तो धातु और धातु के आधार पे तो देखिए इन्होंने कुछ धातु देखा कि कुछ तत्व धातुओं के गुण के समान है, यानी कुछ तत्वों के गुण किसके समान है, के गुण धातु के समान है, और कुछ तत्वों के गुण किसके समान है, तत्व के गुण अधातु के समान है। परंतु अब देखिएगा कि तो उनमें से कुछ तत्व ऐसे शेष बच जाना जिनके गुण दोनों के समान है, कुछ तत्व शेष बच गए हैं, शेष बच गए जिनके गुण किनके समान थे, दोनों के, जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के समान थे, अधातु। देखिए कुछ तत्व ऐसे थे कि उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए गए, तो उन्हें क्या कहा गया, उपधातु, उपधातु कहा गया। और देखिए उपधातु कहा गया तो देखिए इससे तो तत्वों का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, परंतु इससे न किसी नियम की व्याख्या हो पा रही थी, न कोई मतलब इसमें सिद्धांत लागू हो रहा था, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत या नियम कानून नहीं लागू हो रहा था। जैसे आप देखकर एलिमेंट को बता नहीं सकते थे धातु है या अधातु है, केवल मान लीजिए प्रतीक लिखा जाए तो उससे आप नहीं बता, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना नहीं पता था, न उसकी बैलेंसियां पता था, 1813 ईस्वी की बात है। तो देखिए तो इनमें नहीं पता था, तो ऐसे कंडीशनों में क्या किया गया, तो इसे वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, यानी कि इस मान्यता को वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, इसे मान्यता नहीं प्राप्त हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुआ, मान्यता नहीं प्राप्त हुई इस नियम को, यानी धातु धातु में नहीं बांटा गया। क्यों नहीं मान्यता प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें ये वैज्ञानिक नियमों की व्याख्या नहीं कर पाया, इसे इसके गुणों की पता नहीं चला, गुण नहीं पता चले, वैज्ञानिक नियमों की व्याख्या नहीं कर पाया, यह सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाया, पहला। दूसरा कंडीशन, इससे गुणों का विवेचना नहीं हो पाया, यानी गुणों का पता नहीं चला, गुणों की विवेचना नहीं हो पाई। गुणों की विवेचना का मतलब इससे यह नहीं पता चला कौन धातु कौन अधातु, गुण के आधार पर डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। अब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, सबसे बड़ी बात कौन वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, देखिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, इस कारण ये मान्यता खिलाफ हो गई, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, इतना लिख देंगे। और देखिए इसके कारण क्या हो गया, धातु अधातु की सन किसकी है, किस सन की बात है, तो 13 की बात है। 31 का उल्टा 13 होता है, चलिए ठीक है, बहुत संस्कारी बच्चे हैं यहाँ का। अरे नोट हो गया, सब जल्दी नोट कीजिए फटाफट।
गोल्ड लाइन।